मालिक, आज मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा खराब है। कृपा कर मुझे 200 रुपए दे दीजिए। मैं आपके यहाँ पर काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे नहीं हरिराम, मैं तुम्हें पहले पैसे नहीं दे सकता। यदि पहले पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन मालिक, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखूं। नहीं हरिराम, तुम्हारे पास तुम्हारा खेत तो है। तुम उस खेत को मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे तब मैं तुम्हारा खेत तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है मालिक, आप मेरे खेत को गिरवी रख लीजिए। कृपा कर मुझे पैसे जल्दी दे दीजिए। फिर वह सेठ हरिराम को पैसे दे देता है। पैसे लेकर हरिराम वहाँ से चला जाता है। सेठ गणपति राम बहुत ही कुटिल था, मानो उसका हृदय पत्थर के समान हो, जो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता था। उसके पास काफी सारे लोग काम करते थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था, जो बहुत ही मेहनती था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। अरे मोहन बेटा, जरा पानी वानी तो पी लो। तुम तो कितनी मेहनत करते हो। हाँ चाचा, क्या करो, बिना मेहनत के तो कुछ होगा भी नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारी इसी मेहनत की वजह से ही तुम इस छोटे से खेत में दोगुनी फसल उगा पाते हो। मोहन अपने बूढ़े माता पिता के साथ ही रहता था। मोहन के पिता की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मोहन के कंधों पर ही थी। पिताजी, आज तो आपकी दवाई खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम कल मेरे लिए दवाई ले आना। मोहन सुबह उठकर अपने पिता के लिए दवाइयाँ ले आता है। माँ, मैं पिताजी के लिए दवाई ले आया हूँ। आप पिताजी को दवाइयाँ समय से खिला देना। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पिता को दवाइयाँ खिला दूंगी। माँ, आज तो मौसम कितना अच्छा है। मैं आज ही खेत में बीज बो देता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करो। मोहन तुरंत ही अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। चल 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 चल, आज हमें इस खेत को जोतना है और इसमें बीज बोना है। मोहन कुछ ही देर में सारा खेत जोत देता है और बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में खेत में बहुत अच्छी फसल तैयार होती है। अरे मोहन भाई, हर बार की तरह इस बार भी आपके खेत में कितनी अच्छी फसल तैयार हुई है। हाँ मदन भैया, यह सब ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है, जो हर बार मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल होती है। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी काले बादल छा जाते हैं। अरे मोहन भाई, ये अचानक से काले बादल कहाँ से आ गए? मुझे लगता है आज तो कितनी जोर का तूफान आने वाला है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। अरे मदन भाई, ठीक ठीक बोलो। यदि तूफान आ गया तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। वे दोनों इतनी बात कर ही रहे थे कि तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और हवाओं के साथ जोर की बारिश आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो बहुत जोर की बारिश आ गई। अरे मोहन भाई, यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो हम लोग भीग जाएंगे। दोनों जल्दी से एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। मदन भाई, यदि ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। कुछ ही देर में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ देर में ही सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं।
हाय हाय, ये क्या हो गया? हे ऊपर वाले, ये तूने क्या कर दिया? अब तो सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब मैं क्या खाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? बेटा, तुम चिंता मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमारी सारी फसलें तो नष्ट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे पिताजी? बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम कल ही सेठ गणपति राम के घर चले जाना, वह तुम्हें काम पर जरूर रख लेंगे। अगले ही दिन मोहन सेठ गणपति राम के पास जाता है। सेठ जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, कृपा कर मुझे किसी काम पर रख लीजिए। मोहन सेठ को अपनी सारी कहानी सुनाता है। सेठ जानता था कि मोहन बहुत मेहनती इंसान है। वह कम खेत में ही दोगुनी फसल उगा लेता है। यदि वह मोहन को काम पर रख लेगा तो उसे दोगुना फायदा होगा, लेकिन सेठ उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। हाँ हाँ मोहन, मैं तुम्हें काम पर तो रख लेता, लेकिन मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तुम अभी अपने घर वापस लौट जाओ। जब मेरे पास काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप तो मेरी मजबूरी जानते हैं। यदि मुझे काम नहीं मिला तो मेरे माता पिता भूखों मर जाएंगे। मुझ पर तरस खाइए सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। अरे वाह वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यही अच्छा मौका है इससे कम पैसे में ज्यादा काम करवाने का। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें काम पर तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे तो सारे मजदूरों को 300 रुपए देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 200 रुपए दूंगा। यदि मंजूर है तो बोलो। हे भगवान, क्या करूं? यहाँ पर काम करने के अलावा तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं 200 रुपए में ही काम कर लूंगा। मोहन अगले दिन से ही सेठ के घर काम करने लगता है। इसी प्रकार मोहन को काम करते करते पूरा 2 महीना गुजर जाता है। मोहन ने सेठ के खेत में दोगुनी फसल उगा दी। यह देखकर सेठ बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मोहन ने तो इस बार कितनी अच्छी फसल उगाई है। वैसे अब तो मोहन का कोई काम भी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे आज की मजदूरी देकर काम से निकाल देता हूँ और इसकी 2 महीने की मजदूरी भी नहीं दूंगा। अरे मोहन, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। अब तुम्हें कल से काम पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेठ जी, आप अचानक से मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई मालिक? नहीं मोहन, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। जब मेरे पास काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बुला लूँगा। लेकिन मालिक, यदि आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। मैं अपने पिता के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा? मुझ पर दया कीजिए सेठ जी। सेठ मोहन की एक बात भी नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। अरे बेटा, आज तुम खाली हाथ ही आए हो। आज तुम घर का राशन तो लाए ही नहीं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, आखिर क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो? फिर मोहन सारी कहानी अपनी माता को सुनाता है। अब आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूँ? कहाँ काम करूँ? किसके सामने हाथ फैलाऊं? बेटा, तुम परेशान मत हो। हम लोग आज पानी पीकर ही सो जाएंगे। वैसे भी मुझे तो भूख नहीं लगी है। और बेटा, तुम हार मत मानो। तुम कल फिर से सेठ के पास जाना। हो सकता है सेठ तुम्हें काम पर रख ले।
अरे सेठानी जी, आप मेरे लिए नाश्ता तैयार रखना, मैं जरा खेतों की तरफ से घूम कर आता हूँ। ठीक है, आप आराम से जाइए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर दूंगी। इतना सुनकर सेठ वहाँ से चल पड़ता है। तभी देखता है कि मोहन उसके घर के बाहर ही खड़ा है। अरे मोहन, तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, मैं आपके पास ही आया था। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए मालिक, लेकिन मुझे काम पर रख लीजिए। अरे मोहन, तू तो कितना बेशर्म है। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, फिर भी तू मेरे पास चला आता है। क्या तेरे अंदर कोई शर्म लिहाज नहीं है? मालिक, मुझे शर्म तो आती है, लेकिन जब मैं अपने बूढ़े माता पिता को पानी पीकर सोता हुआ देखता हूँ तो मुझे यह अपमान कुछ भी नहीं लगता। लेकिन मैं तुझे कोई काम नहीं दे सकता, चल भाग यहाँ से। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। सेठ मोहन को भला बुरा कहकर भगा देता है, लेकिन सुबह होते ही मोहन फिर से काम मांगने के लिए सेठ के घर पहुँच जाता है। लेकिन मैं तुझे कोई काम नहीं दे सकता, चल भाग यहाँ से। हे भगवान, मैं तो इस मोहन के बच्चे से परेशान हो गया हूँ, लेकिन यह तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह होने से पहले मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार के घर चला जाता हूँ, तभी मैं इस मोहन से अपना पीछा छुड़ा पाऊंगा। सुबह होने से पहले सेठ और उसकी पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर मोहन रोज की तरह फिर से सेठ के घर आता है तो देखता है, अरे ये क्या, आज तो सेठ के घर ताला लगा हुआ है। इसका मतलब सेठ जी कहीं बाहर गए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पेड़ के नीचे बैठकर सेठ जी का इंतजार करता हूँ। इतना सोचकर मोहन पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सो जाता है। तभी कुछ चोर सेठ के घर के पास आते हैं। अरे लल्लन, आज तो यह दुष्ट सेठ है भी नहीं। आज अच्छा मौका है, चलो आज इस सेठ की सारी तिजोरी खाली कर देते हैं। चोर जल्दी से एक पत्थर उठाता है और ताले को तोड़ने लगता है। अरे ये शोर कैसा, ये कौन है? मुझे लगता है ये तो कोई चोर है। अरे रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम सेठ के घर का ताला क्यों तोड़ रहे हो? अरे बेवकूफ, तुझे दिखाई नहीं देता? हम लोग चोर हैं और यह ताला हम लोग चोरी करने के लिए ही तोड़ रहे हैं। चल भाग जा यहाँ से। अरे नहीं नहीं, मेरे रहते हुए मैं तुम लोगों को चोरी नहीं करने दूंगा। अच्छा, तो तू हमें चोरी करने से रोकेगा? रुक, हम तुझे अभी मजा चखाते हैं। इतना कहकर सारे चोर बेचारे मोहन पर टूट पड़ते हैं। चोर चोर, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो मुझे यह चोर मार डालेंगे। मोहन की आवाज सुनकर गांव के कई लोग वहां पर आ जाते हैं। तभी वह सारे चोर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन बेचारा मोहन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अरे सेठानी जी, अब तो हमें यहाँ पर कई दिन गुजर चुके हैं, चलो अब हमें घर वापस चलना चाहिए। इतना सोचकर सेठ और सेठानी दोनों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब तो मोहन से मेरा पीछा छूट गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मोहन आज भी नहीं आया। मोहन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। फिर वह आया क्यों नहीं? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? चलो चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर सेठ गांव की तरफ निकल जाता है। अरे मदन भाई, मोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वह कहाँ गया है? अरे सेठ जी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आप तो बर्बाद होने से बाल बाल बच गए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर मदन सारी कहानी सेठ को सुनाता है। ये सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
सेठ जी, मोहन बहुत नेक दिल इंसान है। उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है। कृपा कर आप उसे अपने पास रख लीजिए। नहीं मदन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे जल्दी से मोहन के घर ले चलो। सेठ जैसे ही मोहन के घर पहुंचता है तो देखता है मोहन घायल अवस्था में चारपाई पर पड़ा है। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। जिस इंसान को मुझे अपने गले लगाना चाहिए था, मैंने उसे ही तकलीफ दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना मोहन। नहीं सेठ जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। मोहन, तुम कल से मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपना विशेष अधिकारी बनाऊंगा। फिर सेठ तुरंत ही मोहन की माँ को 500 रुपए दे देता है और अगले ही दिन से सेठ मोहन को अपना विशेष अधिकारी बना लेता है।